यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एमए प्रीवियस पेपर 2। पेपर 1 तो आपका टोटली ग्रामर है और पेपर 2 जो है वो शेक्सपियर एंड हिज कंटेम्पररीज है बेसिकली। परंतु जब हम इंग्लिश लिटरेचर कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जनरली इंग्लिश लिटरेचर चौसर से हम पढ़ना शुरू करते हैं। चौसर से पहले का जो भी लिटरेचर के नाम से है, इंग्लिश लिटरेचर के नाम से चौसर से पहले जो भी है उसे नेट वगैरह के पर्पस से पढ़ते ज़रूर हैं, पर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में हम जॉफ्रे चौसर यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। इनका टाइम पीरियड 1343 टू 1400 है, पर 1343 में इनका जन्म हुआ ये कंफर्म्ड नहीं है। इसलिए जनरली 1340 से 1343 के बीच में कहीं इनका जन्म रहा होगा और इसलिए इनके बर्थ ईयर के सामने अक्सर एक क्वेश्चन मार्क रहता है। और 1400 में इनकी डेथ हुई, तब तक तो वो बहुत फेमस हो चुके थे और इसलिए उनका ईयर ऑफ डेथ जो है वो कंफर्म्ड है। जॉफ्रे चौसर कौन थे? देखिए, इंग्लिश लिटरेचर हम देख रहे हैं। जॉफ्रे चौसर एक पोएट हैं, राइटर हैं और इन्होंने क्या क्या लिखा? इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है और इन्होंने जो भी कुछ लिखा उसमें सबसे फेमस रचना इनकी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स नाम की रचना है, जो हमारे कोर्स में है। प्रोलॉग शब्द का मतलब है इंट्रोडक्शन। प्रोलॉग शब्द का मतलब है इंट्रोडक्शन, और यदि आप टाइटल को केयरफुली देखते हैं तो प्रोलॉग यानी इंट्रोडक्शन किस चीज का? प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। तो कैंटरबरी टेल्स नाम का कुछ है और उस कैंटरबरी टेल्स का इंट्रोडक्शन या प्रोलॉग हमारे कोर्स में है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि कैंटरबरी क्या है, फिर ये टेल्स क्या चीज़ है, कैंटरबरी टेल्स क्या चीज़ है, और फिर इनका इंट्रोडक्शन प्रोलॉग क्या है। हमें इस तरीके से चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये समझें कि जॉफ्रे चौसर वो पोएट हैं जिन्होंने कि इंग्लैंड में इंग्लिश भाषा की एक पहचान बनाई। जैसे अपने देश में, इंडिया में, आज अपने को बिल्कुल शर्म नहीं आती ये कहने में कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, या मैं हिंदी गलत सलत बोलती हूँ या बोलता हूँ, या मुझे हिंदी नहीं आती। ये सब कहने में हमें शर्म नहीं आती। हमें शर्म आती है कहने में कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो इंग्लिश का स्टेटस हमारे कंट्री में हमारी ही लैंग्वेज से ऊंची है, जिसकी वजह से इंग्लिश सीखने की एक होड़ है। और यदि हम इंग्लिश सीख लें
तो ऐसा लगता है जैसे हमारी पहचान या हमारी स्टेटस किसी तरह से इम्प्रूव हो गई। ये का ये हाल इंग्लैंड में रहा चौसर के ज़माने में, परंतु वहाँ पर फ्रेंच भाषा को जानना, फ्रेंच भाषा को बोलना, फ्रेंच भाषा आना स्टेटस का सिंबल था। इंग्लिश आओ चाहे मत आओ, फ्रेंच आपकी पहचान, आपका स्टेटस फ्रेंच से समहाउ रिलेटेड है। ऐसे में चौसर ने क्या किया, इंग्लैंड में उस समय पर 4 अलग-अलग प्रांतों में इंग्लिश के नाम से 4 बोलियां बोली जाती थीं। चौसर ने उनमें से एक प्रांत की बोली में लिखना शुरू किया और उसे इतना मजबूत बनाया, और सन 1362 में 1362 इस सन में इंग्लैंड में इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज की पहचान मिली। जो पहले एक बोली थी, अब उसे लैंग्वेज का दर्जा मिला, और अब इस भाषा में लोग लिखेंगे। तो चौसर का कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि उन्होंने इस बोली को बहुत बढ़ावा दिया है, और ना केवल ये कि उन्होंने इस बोली को बढ़ावा दिया, चौसर ने क्या किया, उनसे पहले जिस तरह की भाषा को इंग्लिश का नाम दिया जा रहा था, उस बोली में काफी चेंजेस इन्होंने किए। पहले चौसर से पहले की इंग्लिश को हम देखें तो हमें लगेगा हम ग्रीक या फ्रेंच या पता नहीं कौन सी लैंग्वेज देख रहे हैं। चौसर ने इंग्लिश को उसकी आधुनिक पहचान दी। आज हम जिसे इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं, वो पहचान चौसर की वजह से है। कई शब्दों में चेंजेस लाना, और इसीलिए चौसर को फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश भी कहते हैं, और चौसर को ही फादर ऑफ मॉडर्न पोइट्री भी कहते हैं। चौसर की पत्नी शाही खानदान से रिलेटेड थी। शी वॉज रिलेटेड टू द रॉयल फैमिली, और इसलिए उस समय पर जो राजा थे, चौसर के टाइम पर जो राजा थे, एडवर्ड थर्ड, वो चौसर को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने चौसर को सरकारी सेवा दी। चौसर की पत्नी की वजह से, फिलिपा रोएट चौसर की वाइफ थी, तो पत्नी की वजह से, क्योंकि वो शाही खानदान से रिलेटेड थी, चौसर का राजमहल में आना जाना कॉमन सा हो गया। राजा एडवर्ड थर्ड के बेटों में से एक बेटा चौसर का खास मित्र रहा है। तो चौसर की इम्पोर्टेंस एक व्यक्ति के रूप में और एक कवि के रूप में उनके जीवन काल में ही काफी बढ़ चुका था। किसी भी
राइटर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं क्या लिखूं। आप एक गृहिणी से पूछें, उसका रोज का सवाल है क्या सब्जी बनाऊं, क्या सब्जी बनाऊं आज। बोरियत, समझ में नहीं आता क्या करें, क्या बनाऊं आज। उसी तरीके से एक राइटर के सामने ये प्रॉब्लम रहती है कि किस बारे में लिखूं, क्या लिखूं, अगला किस टॉपिक पर लिखूं, किस विषय पर लिखूं। चौसर के सामने मॉडल के रूप में कोई भी महान अंग्रेज लेखक या कवि नहीं रहा है। खुद चौसर मॉडल बने, उनके बाद आने वाले कई कवियों के लिए, कई लेखकों के लिए, पर चौसर के सामने तो कोई मॉडल इंग्लैंड में था ही नहीं। इस समय तक, चौसर के समय तक, इटली नाम के कंट्री में कुछ महान राइटर्स हो चुके थे उसी जमाने में। यूं तो ग्रीस भी बहुत पुराना देश है, रिच लिटरेचर है, होमर है, वहाँ बहुत सारे बड़े नाम हैं। और रोम इटली और रोम, इनमें भी बहुत महान साहित्यकार हुए थे। पर चौसर के ही जमाने में इटली में पेट्रार्क थे जो अपने सोनेट्स के लिए फेमस हैं। डैंटे थे जो बहुत फेमस कवि थे। और बोकैचियो थे जो अपने आप में बहुत फेमस थे। चौसर ने बोकैचियो से प्रेरित होकर अपनी कुछ रचनाएं लिखी हैं, और उन रचनाओं में से प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स शामिल है। उनका आगे का एक टेल भी बोकैचियो से ही इंस्पायर्ड है, प्रेरित है, वो भी हमारे कोर्स में है। तो हम जब टेल्स समझेंगे तब बात करेंगे। हाल फिलहाल हम ये देखें कि चौसर आखिर बोकैचियो से प्रेरित कैसे हुए। बोकैचियो के जमाने में यूरोप भर में हैजा फैला हुआ था, प्लेग। और हैजे से बचकर लोग शहर छोड़ छोड़ कर जान बचाने की कोशिश में भाग रहे थे कि हमें हैजा नहीं हो, स्वस्थ हैं जब तक, हमें शहर को छोड़ देते हैं, शहर में हैजा आ गया। तो बोकैचियो ने क्या किया, ये कल्पना किया है कि 10 लोग शहर छोड़ छोड़ कर भागे हैं, सब हाई स्टेटस के लोग हैं, और वे 10 लोग एक जगह आकर मिलते हैं। सुंदर सुंदर मकान है, वहां जाकर ये 10 लोग एक दूसरे को जानते नहीं है। ये 10 लोग अजनबी हैं सारे एक दूसरे के लिए। जैसे हम रेलवे कंपार्टमेंट में जाकर अपनी सीट लेते हैं और थोड़ी ही देर में आसपास के लोगों से हम जान पहचान कर लेते हैं, अपना सफ़र आसान करने के लिए, ठीक उसी तरह बोकैचियो ने कल्पना किया कि ये 10 लोग एक जगह इकट्ठे हुए कि चलो हम हैजे से बच के शहर से बहुत दूर आ गए, और अब आपस में आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ से आए हो, आप क्या काम करते हो, आप क्या काम करते हो। तो 10 लोगों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई, और बोकैचियो के पास मटेरियल तैयार हो गया
10 लोगों की जीवनी लिखने की बहुत मटेरियल हो गया। तो उन्होंने उस मटेरियल को तैयार किया डी कैमरॉन नाम की रचना से। डी कैमरॉन बोकैचियो की रचना है और उसमें 10 लोगों का वर्णन है, उनके जीवन के बारे में, उनके पेशे के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, एवरीथिंग। वो 10 लोगों की लाइफ स्टोरीज ड्यूरिंग द प्लेग, ये आपकी डी कैमरॉन नाम की रचना है। इससे प्रभावित होकर, मतलब एक ऐसी घटना, प्लेग, हैजा, जो सबको प्रभावित करती है, उस माहौल में 10 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अजनबी हैं सब एक दूसरे के लिए, और वो अजनबी जो एक दूसरे के लिए हैं वो एक दूसरे से जान पहचान बना लेते हैं, वगैरह वगैरह। ये बोकैचियो की स्टोरी है और इसी से प्रेरणा लेंगे हमारे कवि चौसर। पर हमारे कवि हैजे को या बीमारी को बैकग्राउंड नहीं बनाएंगे। हमारे कवि चौसर एक तीर्थ यात्रा, यानी वो धर्म को बैकग्राउंड बनाएंगे। जब हम किसी धर्म स्थल पर जाते हैं, मान लीजिए आज हम वैष्णो देवी जाते हैं, शिरडी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं या वहां तक पहुंच भी गए, तो अब हम साथ हो लेते हैं कई लोगों के साथ, सबके मन में सद्भावना है, एक ही भावना है, श्रद्धा भाव है। अजनबी हैं तो क्या हुआ, कुछ समय के लिए हम एक मन के हो जाते हैं। तो इस चीज को बैकग्राउंड बनाया है चौसर ने। इंग्लैंड में कैंटरबरी नाम का एक बहुत प्रसिद्ध धर्म स्थल है। कैंटरबरी वो जगह है जहां पर इंग्लैंड का पहला गिरजाघर बना, कैथीड्रल, बड़ा सा गिरजाघर जिसमें आश्रम है पादरियों के लिए। तो वो बड़ा सा गिरजाघर कैथीड्रल ऑफ कैंटरबरी है। कैंटरबरी नाम के धर्म स्थल पर इंग्लैंड के बाहर से गए हुए लोग भी एक बार दर्शन करने जाते हैं, और इंग्लैंड के लोग पूरी कोशिश करते हैं कि साल में एक बार कम से कम ढोकने जाएं, कैंटरबरी जाएं। है तो वो कैथीड्रल चर्च है, क्रिश्चियन चर्च है। इंग्लैंड का पहला चर्च कैंटरबरी में स्थापित हुआ, परंतु इस स्थल में लोग जिसे ढोकने जाते हैं वो एक शहीद संत है। उस शहीद हुए संत का नाम है सेंट थॉमस अ बेकेट। सेंट थॉमस अ बेकेट, और उन्हें ढोकने, माथा टेकने, क्योंकि इंग्लैंड की जनता ये माना करती थी कि ये संत उन्हें बीमारी से, अन्य परेशानियों से बचाते हैं, रक्षा करते हैं, और इसलिए हर साल उस समय पर लोग कैंटरबरी नाम के इस कैथीड्रल में अप्रैल के महीने में अक्सर जाने की प्लानिंग करते थे। अप्रैल के महीने में ही क्यों? क्योंकि अप्रैल से पहले सर्दी के महीने होते हैं, कड़ाके की सर्दी, हिम्मत ही नहीं कर सकते लोग घर से बाहर निकलने की,
तीर्थ यात्रा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अप्रैल के महीने में लोग अक्सर तीर्थ यात्रा पर निकलने की सोचते थे। और हमारी ये जो पोएम है, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, एक तीर्थ यात्रा का वर्णन है बेसिकली। और हम इसके बारे में आगे के एक वीडियो में देखेंगे। हम अगली वीडियो में कैंटरबरी और सेंट थॉमस अ बेकेट के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं।